हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम 2019 का जो दिसंबर में सीटेट का पेपर हुआ था उसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में करने वाले हैं, जिसमें पेडागोजी प्लस कंटेंट दोनों शामिल होंगे। वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहला सवाल हमारे पास है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत, जो कि गुजरात में है, से नागरकोल, जो कि केरल में है, जाने के लिए बैठा है। यह ट्रेन सूरत से 19:45 में यानी शाम के 7:45 में और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पे नागरकोल पहुंची। यानी निकली कब थी? 19:45 यानी 7:45 को 29 नवंबर को, और पहुंची कब? 1 दिसंबर 2019 को 11:45 सुबह में नागरकोल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल क्या थी? औसत चाल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस तो हमारे पास दिया हुआ है 2120 किलोमीटर, लेकिन अब हमें टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 29 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के 7:45 तक हमारे पास 24 घंटे हो जाएंगे। उसके बाद 19:45, उसके बाद 20:45, 21:45, 22:45, 23:45, 24:45। 24:45 तक हमारे पास कितने मिनट हो जाएंगे? 24:45 तक हमारे पास हो जाएंगे टोटल, वापस 11:45 तक हमारे पास हो जाएंगे 16 घंटे। 24 घंटे इधर, 16 घंटे इधर। जब इन टाइम को निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 40 घंटे। तो टोटल हमारे पास आवर हो गए 40 आवर। तो अब स्पीड निकालने के लिए हम डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 2120 किलोमीटर, और टाइम कितना है हमारे पास? 40 घंटे। इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 चौके 20, 4 तिये 12, 53 किलोमीटर पर आवर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 53 किलोमीटर पर आवर। तो काफ़ी आसान था, आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरह से हमने इस सवाल का जवाब निकाला। चलिए सवाल नंबर 62 की तरफ। सवाल नंबर 62 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? आपको बताना है वेट लिफ्टर कौन है। सुनीता विलियम्स? नहीं, सुनीता विलियम्स तो वेट लिफ्टर नहीं थी। बचेंद्री पाल, ये तो पर्वतरोहिणी ही है, पर्वत पर चढ़ने वाली है। सूर्यमणि भी नहीं, बल्कि कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो वेट लिफ्टर है। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ईवीएस के बुक में ये दिख जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि एक वेट लिफ्टर थी। सवाल नंबर 63। सवाल नंबर 63 में हमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जड़ों का समूह है? चुकंदर, आलू। आलू क्या जड़ है? आलू जड़ नहीं है, बल्कि आलू तो हमारा क्या है? एक तना है। गाजर, हल्दी, अदरक। अदरक या फिर हल्दी, हल्दी तो हमारा तना है, यह भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। सही जवाब होगा हमारा गाजर, चुकंदर और मूली। गाजर, चुकंदर और मूली जो है आपके तीनों के तीनों आपके जड़े हैं, जबकि हल्दी भी आपका क्या है? एक तना है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, गाजर, चुकंदर, मूली जड़ें हैं। सवाल नंबर 64। सवाल नंबर 64 में कहा जा रहा है कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो कहाँ पाया जाता है? तो जैसा कि हम सभी को पता है, रेगिस्तानी ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सवाल नंबर 65। सवाल नंबर 65 क्या कह रहा है? नेपेंथिस, जो कि नेपेंथिस एक पौधा है, वह पौधा है जो शिकार करता है। इसके विषय में आपको बताना है कि कौन सा सही है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये तो बिल्कुल सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। बिल्कुल सही है ये भी। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। यह भी बिल्कुल सही है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। आवाज़ नहीं निकालता बल्कि खुशबू निकालता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा।
तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ए, बी और सी। तो चलिए देखते हैं ए, बी और सी कहाँ पर है, किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 4 में हमें दिख रहा है ए, बी और सी। तो 65 नंबर का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बी और सी। सवाल नंबर 66। सवाल नंबर 66 क्या कह रहा है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दांडी जो है वो आपके गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 67। सवाल नंबर 67 है, उच्च जवार यानी उच्च जवर जो कि तेज बुखार होता है के साथ कपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है। तो सिनकोना पेड़ की छाल से जो हम इलाज करते हैं वो मलेरिया का करते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मलेरिया। सवाल नंबर 68 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 68 है, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। ये डायरेक्शन से रिलेटेड सवाल है, काफ़ी आसान होता है, ध्यान से देखिएगा। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधा सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर है। तो यानी ये डॉक्टर का घर है, सबसे पहले वो पूर्व में जाता है। चलो कहाँ पर गया, ए पर पहुँचा। कितना मीटर है, 600 मीटर है। उसके बाद वह कहाँ जाता है, उसके बाद वो ए के दक्षिण में 450 मीटर जाता है। ए के दक्षिण में 450 मीटर, तो ए का दक्षिण हो गया बी, यहाँ पर जाता है वो 450 मीटर। ओके, फिर वो सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में। तो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर चलता है। चलो फिर 120 मीटर चलते हैं, 120 मीटर चलता है बी के ठीक पश्चिम में। फिर वो क्या करता है, सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी तय करता है। सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी तय करता है और अपने अस्पताल वाई में पहुंच जाता है। तो आपको बताना है अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है। तो ये अस्पताल है, तो ये डॉक्टर का घर है। तो अगर हम देखें तो ये कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। तो उत्तर पश्चिम दिशा, तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा उत्तर पश्चिम दिशा में सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। तो कितना आसान सवाल था ये। अगर आपने इसका सही जवाब दिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा उत्तर पश्चिम दिशा में। सवाल नंबर 69। सवाल नंबर 69 है, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं। तो चेराव जो है आपके कहाँ के लोग करते हैं, इसका जवाब आप खुद देंगे कमेंट सेक्शन में। अगर आपने NCERT पढ़ी है तो आपको पता होगा, या फिर मैं इसका जवाब कमेंट में पिन कर दूंगा। काफ़ी आसान है, इसका मैं इसलिए जवाब मांग रहा हूँ कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सवाल नंबर 70। सवाल नंबर 70 है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। आंध्र प्रदेश, क्या उड़ीसा तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो गया। केरल है, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र नहीं है। आंध्र प्रदेश है पर महाराष्ट्र नहीं है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी नहीं है। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो इसका कर्नाटक तो नहीं है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश है, केरल भी है और कर्नाटक भी है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य होंगे आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। सवाल नंबर 71। सवाल नंबर 71 हमारे पास है, NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। नहीं पूछा है। ओके, विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मक को बढ़ावा देना, ये तो होना चाहिए, ये तो सही है। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों को बच्चों को संलग्न करना, ये तो होना चाहिए। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना, ये भी होना चाहिए। पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यानात्मक या फिर संख्यात्मक कौशल को विकास करना, ये गलत है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, सटीक संख्यात्मक विकास करना
इसका उद्देश्य नहीं है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 72। सवाल नंबर 72 हमारे पास है, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो क्या संकलित करता है? विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, या फिर पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसमें देखो सभी चीज़ें इसमें आ गई, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान, तीनों चीज़ें आ गई। आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सिर्फ नहीं, पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं नहीं। इसमें तीनों चीज़ें, पर्यावरण शिक्षा भी, सामाजिक अध्ययन भी और विज्ञान की अवधारणा, तीनों चीज़ें संकलित हैं पर्यावरण अध्ययन में, जो कि क्लास 3 से लेकर 5वीं तक की होती है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 73। सवाल नंबर 73 हमारे पास है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन का सही संदर्भ में सही है? तो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में कौन सा सही है? पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। गलत। पर्यावरण तो 3 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, तो एक तो हमारा गलत हो गया। ये 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि क्लास 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन के नाम से कोई अलग किताब नहीं होती, उसको क्लास 1 और 2 में भाषा और गणित के माध्यम से ही पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 74। सवाल नंबर 74 हमारे पास है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है, यह किस चीज़ की ओर इंगित करता है? पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है? नहीं। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है? यह भी नहीं। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि हम बच्चों को सीखने के लिए पर्याप्त समय दे रहे हैं। यानी पर्यावरण अध्ययन क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित है। सवाल नंबर 75। सवाल नंबर 75 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? आपको जो आपके थीम्स है पर्यावरण के, उसमें से कौन सा इसमें आपको उप थीम नज़र आ रहा है? परिवार और मित्र, ये तो आपका एक थीम है। भोजन भी थीम है। हम चीज़ें कैसे सीखते हैं या बनाते हैं, ये भी थीम है। लेकिन जानवर जो है ये एक उप थीम है, परिवार और मित्र का ही। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा जानवर। सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 हमारे पास है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? यानी कौन सा आपका डिजायरेबल प्रैक्टिसेस होगा ईवीएस टीचर के लिए? विभिन्न कक्षाओं में बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, सही है। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, ठीक है ये भी। पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, यह भी ठीक है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना, ये आपका सही नहीं है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें बोला है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? मतलब वांछनीय मतलब ज़्यादा जरूरी नहीं है, वांछनीय है, इसेंशियल गतिविधि नहीं है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। सवाल नंबर 77। सवाल नंबर 77 हमारे पास है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बिल्कुल सही है। बच्चों के समुदाय के सदस्य, ये भी ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ये भी ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा, ये सही नहीं है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ए, सी और डी। चलते हैं सवाल नंबर 78 की तरफ। सवाल नंबर 78 है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। किस तरह से हम बच्चों को प्रभावशाली तरीके से जोड़ सकते हैं पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाते वक्त? वृत्तांत, यस, वृत्तांत हो सकता है और कहानियाँ हो सकती हैं। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली व्याख्या तो हमें करनी ही नहीं है। लेक्चर मेथड तो हमें यूज करना ही नहीं है। इसमें भी लेक्चर मेथड का यूज किया गया है, तो इसको भी हम गलत करेंगे। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, ए और बी इज द राइट। सवाल नंबर 79। सवाल नंबर 69 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है?
इससे बच्चों में सृजनात्मकता यानी जो क्रिएटिविटी है उसका विकास होगा। बिल्कुल सही जवाब है। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, यह भी सही है। बच्चों में सौंदर्यता यानी जो कि आपकी एक एस्थेटिक सेंस होता है उसको डेवलप करना, यह भी सही है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, तीनों सही होंगे। ऑप्शन जो 4 आपको दिख रहा है यह आपका इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सवाल नंबर 80। सवाल नंबर 80 हमें क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है। पर्यावरण अध्ययन में जो है आपका शिल्प कला हुआ और चित्रकला हुआ, उसको हम समूह में करके सीखना पर ज़्यादा बल दिया जाता है। क्यों बल दिया जाता है? कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए। समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। जहाँ शिक्षकों को सहूलियत मिल जाए ना, तो वो तो आपको गलत ही करना है, तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही जवाब है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, बिल्कुल सही है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो इसका जवाब सही होगा, ये भी आपका गलत है, बी और सी। तो कौन से ऑप्शन में आपको बी और सी नज़र आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में, बी और सी। सवाल नंबर 81। सवाल नंबर 81 है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो कौन सा सबसे प्रभावशाली संसाधन होगा? परिवार के सदस्य, बिल्कुल सही जवाब है। समुदाय के सदस्य, यह भी होगा। समाचार पत्र, यह भी सही है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ए, बी और सी। ए, बी और सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3, परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र पर्यावरण अध्ययन को सीखने में सबसे प्रभावशाली संसाधन के रूप में काम करते हैं। सवाल नंबर 82, 82, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो पर्यावरण में जो हम करते हैं ना, इंडक्टिव मेथड अपनाते हैं। एग्जाम्पल से हम नियम की ओर जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, नॉन टू अननोन चलते हैं। बिल्कुल सही जवाब होगा, पर्यावरण अध्ययन में हम नॉन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात जाते हैं। सवाल नंबर 83। सवाल नंबर 83 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट का साधन नहीं है? पोर्टफोलियो, ये तो होता है। आपका रेटिंग स्केल, ये भी होता है। वर्णन अभिलेखन, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये भी होता है। लेकिन वार्षिक उपलब्धि परीक्षण जो कि एनुअल अचीवमेंट टेस्ट होता है, ये तो आपका समेटिव असेसमेंट में होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का हिस्सा नहीं है। सवाल नंबर 84। सवाल नंबर 84 है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को आकलन में दूर करना चाहिए? इसमें बच्चों को उत्तरों को सही या गलत में आंकना चाहिए। गलत, यही तो हमारा सही जवाब है। हमें बच्चों को या फिर उनके उत्तरों को सही या गलत में नहीं आंकना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी के ऑप्शन अगर आप चाहें तो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 85। सवाल नंबर 85 है, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चे इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने के लिए उनको क्या मिल सकता है? यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने में प्रेरित करती है, बिल्कुल सही जवाब है। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, ये भी सही है। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। तो ऑप्शन 3 में ये सभी चीज़ें आ गई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अगर बच्चे को ये तीनों चीज़ें करने दी जाए तो बच्चे मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण सीख सकते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 86, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ पानी में रहता है। घड़ियाल, ये भी पानी में रहता है। बतख, ये भी पानी में रहता है। मछली, ये भी पानी में रहती है। क्या कौवा पानी में रहता है? नहीं। तो इसमें आपको भिन्न ढूंढना है, कौन अलग है? तो कौवा अलग होगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा कौवा। कौवा तो पक्षी है, वो तो आसमान में उड़ता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, कौवा। सवाल नंबर 87, इसमें आपको मैचिंग करना है। सबसे पहला है हांगकांग। हांगकांग में क्या पाया जाता है?
क्या किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका तो केरल में पाया जाता है, तो केरल से मिलाएंगे। सरसों से तेल में बनी मछली तो कश्मीर में पाई जाती है। नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली, ये तो गोवा में मिलता है। छोले भटूरे नहीं, पकाया हुआ सांप, ये आपका हांगकांग में होगा, हांगकांग। तो ए का 5 हमें दिख रहा है कहाँ पर, इसमें। बी का 1, ठीक है, बी का 1, सी का 2, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस तरह से हम मैचिंग कर सकते हैं। अगर आपको 1, 2 भी याद है ना इसके बारे में, तो आप आराम से मैचिंग कर सकते हैं। सवाल नंबर 88 हमारे पास है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे करती है। तो झटके से जो गर्दन को आगे पीछे करती है वो है मैना। आपको बताना है उल्लू की क्या खासियत है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सवाल नंबर 89 है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घर, बिल्कुल, जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों की होती है, में रहते हैं। यस, बिल्कुल सही है, राजस्थान के लोग मिट्टी के घरों में और कंटीली झाड़ियों के घरों में रहते हैं। मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, नहीं, ये आपके असम में बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, ना कि मनाली पर। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ए और सी, ऑप्शन नंबर 3। तो ए और सी इज द राइट आंसर। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 90 सवाल है, हाथियों के विषय में कौन सा कथन सही है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। हाथी जो होते हैं एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी, ये गलत है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से अधिक पत्तियां खाता है, ना कि 200 केजी, तो इसका ये आपका गलत हो जाएगा। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, सही है। इनके शरीर को ठंडक मिलती है, ये भी सही है। किसी हाथी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथी ही सभी फैसले लेती हैं, बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब होगा ए, सी और डी। ए, सी और डी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिख रहा है ए, सी और डी, या फिर सी, डी, ए। तो अब आप बता सकते हैं 30 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए इस लेक्चर के। अपना स्कोर ज़रूर बताएं, इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में हिंदी पेडागोजी प्लस कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।